लोग और एक क्वेश्चन देखते हैं इसके रिगार्डिंग। अब थोड़ा पेंडुलम के रिगार्डिंग सवाल पे आते हैं। क्या है, ध्यान देना। मेरे पास एक पेंडुलम है। बेसिकली एक मेटालिक वायर है। ये बॉल जो है उसको बहुत ज्यादा छोटा मान लेना, जो उसका लेंथ को हम प्रैक्टिकली नजरअंदाज कर सकते हैं। अब ये वायर का लेंथ जो है, ये मेटालिक वायर का लेंथ जो है वो है L, और इसका जो अल्फा है, ये अल्फा है 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ओके। इसका जो टाइम पीरियड है वो T में दे रखा हूं 2 सेकेंड। इसका टाइम पीरियड जो है T वो है 2 सेकेंड। अच्छा, जिसको भी अगर पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला मालूम नहीं है, वो होता है T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L बाई G। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अभी तक मालूम हो जाना चाहिए, बट ठीक है, अगर नहीं भी है, ये फॉर्मूला मैंने दे दिया। G का वेरिएशन को नेग्लेक्ट करना है, G पर हमारा कांस्टेंट है, ये एज्यूम करना है। अब क्या है उसमें, इट इज करेक्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस में इसका टाइम पीरियड एग्जैक्ट 2 सेकेंड होता है। नाउ अब मैं टेम्परेचर को जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस पे ले आया। कैलकुलेट बाय हाउ मच टाइम, calculate by how much time it will run slower or faster in 10 to the power of 5 second। 10 to the power 5 सेकेंड लगभग जो होता है वो 1.25 डेज होता है लगभग। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, उससे थोड़ा कम है। खैर, क्वेश्चन को पहले समझा जाए। मेरे पास एक नॉर्मल सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड इससे दिया हुआ होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये एक्यूरेट है। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे ये टाइम पीरियड दिखाता है अपना 2 सेकेंड। टाइम पीरियड क्या होता है, एक बार इधर ले आओ, फिर टक टक, ये एक टाइम पीरियड है। ठीक है, जहां से छोड़े हो वापस जाके वहीं पे आएगा, वो एक टाइम पीरियड है। तो करेक्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस है, तो 30 डिग्री सेल्सियस पे मैं अगर इसको ऑपरेट करता हूं तो कितने टाइम से ये स्लोअर या फास्टर रन करेगा इन 10 टू द पावर ऑफ 5 सेकेंड्स, वो मेरा इंपॉर्टेंट सवाल है। ओके, नाउ लेट्स सी। पहला सवाल यहां पर ये बनेगा, ये स्लोअर चलेगा या फास्टर चलेगा, दैट वी हैव टू डिसाइड। लेट्स सी। ध्यान देना, अगर मैं T को बढ़ाऊंगा तो मेरा L भी बढ़ेगा, और L बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है मेरा T मतलब है यहां पे टेम्परेचर, तो मेरा टाइम पीरियड जो है वो भी डेफिनेटली इंक्रीज करेगा। तो ये वाले पे जो नया टाइम पीरियड होगा, वो नया टाइम पीरियड डेफिनेटली हमारा 2 सेकेंड से तो ज्यादा ही होने वाला है हर हाल पे। पहले इस बात को हम हर हाल पे क्लियर कर ले, जो यहां पर हमारा जो भी टाइम पीरियड आएगा वो 2 सेकेंड से तो डेफिनेटली ज्यादा आएगा। तो 2 सेकेंड से अगर ज्यादा आएगा तो डेफिनेटली हम एक चीज तो बोल सकते हैं, जो हमारा पेंडुलम क्लॉक है that will slow down। जो हमारा पेंडुलम क्लॉक है वो डेफिनेटली हमारा स्लो डाउन करेगा, हमारा स्पीड अप तो किसी भी हालत पर नहीं होने वाला है। अब बात आती है जो कितने अमाउंट से। अच्छा, जब मैं टेम्परेचर को 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाऊंगा, अगर मैं इनिशियल लेंथ को L बोलता हूं, तो अब जो मेरा नया लेंथ आएगा L डैश, that will be 2 pi,
दैट विल बी एल, जो ओरिजिनल लेंथ है, इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, राइट? ये मेरा नया लेंथ होगा। तो जो मेरा नया टाइम पीरियड होगा वो होगा 2 पाई अंडर रूट एल डैश बाई जी, राइट? तो इनिशियल टाइम पीरियड है टी, फाइनल टाइम पीरियड है टी डैश। तो जो डिले होगा, डिले इज इक्वल्स टू टी डैश माइनस टी इन टी सेकेंड, राइट? इसको मैं डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करता हूं। तो डिले इन 10 to the power of 5 second will be t dash minus t, that is delta t by t into 10 to the power of 5 second. ये मेरे पास आने वाला है। I hope this point is understood, right? By the way, t dash जो होगा वो t से approximately equally होगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है, क्योंकि l dash का वैल्यू और l के वैल्यू में भी ना के बराबर डिफरेंस है। तो ये निकालने के लिए मैं क्या सोचता हूं, क्या करता हूं, ध्यान देना। टी डैश आ जाएगा मेरे पास 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, यानी एल डैश बाई जी, यानी अल्फा डेल्टा टेम्परेचर को मैं यहां पे डेल्टा थीटा लिख रहा हूं, बाई जी। ये मेरे पास टी डैश है। और टी मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। ये मेरे पास टी का वैल्यू आएगा। सो सिंपल सी बात है, टी डैश माइनस टी विल बी 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अगर हम कॉमन ले ले, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी अगर हम कॉमन ले ले, तो इट विल बी सिंपली अंडर रूट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा माइनस 1। एग्रीड? सो अल्फा डेल्टा थीटा इज वेरी स्मॉल, मैं इस रूट को लिख दे रहा हूं एज टू द पावर ऑफ हाफ। ओके, सो दिस विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। एंड मैं यहां पर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकता हूं। 1 plus x to the power n can be written simply as 1 plus nx. 1 plus x to the power n can be simply written as 1 plus nx for small x. मैं यहां पर ये चीज अप्लाई कर रहा हूं, राइट? तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 1 गेट्स कैंसल्ड। एंड ध्यान देना, ये वाला जो है ये मेरे पास t है, तो मेरे पास यहां से सिंपली आ जाएगा that t dash minus t by t will be equals to alpha delta theta by 2. Now if we substitute the values, alpha मेरे पास कितना है, 2 into 10 to the power minus 5, तो 2 into 10 to the power of minus 5. Now what is the value of delta theta? 0 डिग्री पे करेक्ट रीडिंग देता है, 30 डिग्री सेल्सियस पे मुझे कंप्यूट करना है, तो दिस विल बी इनटू 30 डिवाइडेड बाय 2, 2 गेट्स कैंसल्ड, सो t डैश माइनस t बाय t इज इक्वल्स टू 30 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 5। मेरे पास ये वाला वैल्यू आ जाएगा। तो डिले मुझे अगर निकालना है तो डिले सिंपली होगा, डिले सिंपली आएगा 30 into 10 to the power of minus 5 into 10 to the power of 5 second. So that will be equals to 30 second. तो मैं इस तरीके से डिले को कंप्यूट कर सकता हूं। तो सिंपल सी बात है, जहां पर करेक्ट रीडिंग है, जो मेरा करेक्ट रीडिंग का टेम्परेचर है, उससे अगर कम टेम्परेचर पे मैं मेजर करूं तो घड़ी डेफिनेटली मेरी फास्ट चलेगी,
और उससे ज्यादा टेम्परेचर पे अगर मैं मेजर करूं तो डेफिनेटली यहां पर मेरा स्लो चलने वाली है, यानी डिले होने वाली है। तो इस तरीके से मैं पेंडुलम क्लॉक का डिले जो है वो कंप्यूट कर सकता हूं। लेकिन यहां पर एक बहुत ही ज्यादा मस्त तरीका है, ध्यान देना, मैं ये तरीका बहुत सारे क्वेश्चन में इस्तेमाल करने वाला हूं। मैं यहां पर उस चीज को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, इतना कैलकुलेशन से हम आसानी से बच सकते हैं। ध्यान देना, ऑल्टर क्या है, जो हमारा फॉर्मूला है टी कैन बी रिटन एज 2 पाई बाय रूट जी इंटू रूट एल, राइट। तो एक काम करो, इसको लॉग ले लो, ln t इज इक्वल्स टू ln 2 पाई बाय रूट जी प्लस ln रूट एल, दैट इज हाफ ln l. नाउ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, टेम्परेचर को मैं थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ln t का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 बाई टी इंटू dt बाई डी थीटा। 2 पाई और रूट जी तो कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन साफ साफ मेरा 0 आने वाला है। और अब यहां पे ln l को डिफरेंशिएट करता हूं तो हाफ 1 बाई एल इंटू dl बाई डी थीटा, मेरे पास ये आ जाएगा। तो अब अगर मैं ध्यान दूं, dt बाई टी डी थीटा हाफ 1 बाई एल। नाउ dl को मैं क्या लिख सकता हूं, l अल्फा डी थीटा, तो dl बाई डी थीटा इज नथिंग बट l अल्फा, सो l गेट्स कैंसल्ड, सो दिस विल बी सिंपली इक्वल्स टू अल्फा बाई 2। क्योंकि अब मेरा सब कुछ स्मॉल है, तो मैं इंस्टेंटेनियस रेट को डेफिनेटली अप्रोक्सीमेट रेट मान सकता हूं। तो डेल्टा टी बाई टी इज नथिंग बट अल्फा बाई 2 इंटू डेल्टा थीटा। सो इंस्टेंटेनियस रेट को मैं अप्रोक्सीमेट रेट में कंप्यूट कर ले रहा हूं, and this will come out to be nothing but 2 into 10 to the power minus 5 into 30 by 2, that is equals to 3 into 10 to the power of minus 4. ये मेरा फ्रैक्शनल चेंज है पर टाइम पीरियड, सो ऑब्वियस सी बात है, मैं सिंपल सी बात लिख सकता हूं, therefore in 10 to the power 5 second delay will be equals to 3 into 10 to the power minus 4 into 10 to the power of 5 second, that is equals to 30 second. तो बहुत सारी जगह पर ये वाला चीज हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो हम लॉग लेके डिफरेंशिएट करना सीखे। दिस इज अ वेरी पावरफुल टूल, और इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन में डिले निकाल सकते हैं। ओके ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा ही है, क्या है इसमें, मेरे पास एक पेंडुलम है, करेक्ट एट थीटा डिग्री सेल्सियस। पेंडुलम जो है वो करेक्ट रीडिंग देता है एट थीटा डिग्री सेल्सियस, और उस टाइम पे उसका टाइम पीरियड टी जो है वो है हमारा 2 सेकेंड। ठीक है, नाउ एट 15 डिग्री सेल्सियस अगर मैं उसको ऑपरेट करता हूं 15 डिग्री सेल्सियस, इट रन्स स्लो by
5 सेकेंड पर 10⁵ सेकेंड। हर 10⁵ सेकेंड में वो 5 सेकेंड स्लो जाता है। और दूसरी तरफ इंफॉर्मेशन है एट 30°C इट रन्स फास्ट बाय 10 सेकेंड पर 10⁵ सेकेंड। ये जो इंफॉर्मेशन मुझे दिया हुआ है, जो 15 सेकेंड पे ये रन करता है 5 सेकेंड स्लो, तो ऑब्वियस सी बात है जो मेरा थीटा है वो 5 सेकेंड से डेफिनेटली ज्यादा है। अब 15°C से डेफिनेटली ज्यादा है, क्योंकि 15°C में तो मेरा जो पेंडुलम क्लॉक है वो स्लो रन कर रहा है। पर 10⁵ सेकेंड वी हैव अ स्लोनेस ऑफ 5 सेकेंड। एंड ऑन द अदर हैंड अगर मैं 30°C पे ऑपरेट करूं तब ये रन कर रहा है फास्ट, यानी डेफिनेटली जो मेरा थीटा है वो मेरा 30 डिग्री से कम है, क्योंकि रीजन बहुत सिंपल है, ज्यादा टेम्परेचर पे ही मेरा घड़ी स्लो रन करने वाली है। तो अब मुझे इस इंफॉर्मेशन से पूछा गया है ये कंप्यूट थीटा एंड अल्फा। इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन कितना है, और दूसरा जो मेरा ट्रू मेजरमेंट है जिस टेम्परेचर पे लिया था वो मेरा कितना है, वो पूछा गया है। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सोचो। क्या सिखाया गया है, लॉग लो डिफरेंशिएट करो। ओके, तो टाइम पीरियड टी हमारे पास क्या आता है, 2π/√g इंटू √L। ओके, लॉग लिया जाए इसका, तो ln t क्या आएगा मेरे पास, ln 2π/√g प्लस ln ऑफ √L। और सिंपली अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, 1/t dt/dθ 0 1/2 1/L dL/dθ, right? And dL/dθ is nothing but L alpha. So dt by t dθ is equals to मेरे पास कितना आ जाएगा, it will be simply α/2, right? So that is the important relation via differentiation। और जैसे कि हमने बोले हैं, क्योंकि हमारा अल्फा स्मॉल है तो हमारा इंस्टेंटेनियस रेट को मैं एवरेज रेट डेफिनेटली मान सकता हूं। तो मेरे पास ये आ जाएगा ΔT/t इज इक्वल्स टू α/2 इंटू Δθ। तो ΔT/t पहले वाले केस में Δθ, पहले वाले केस में जो मेरा Δθ आएगा वो कितना आएगा, ध्यान देना। करेक्ट रीडिंग आया था थीटा पे, ऑपरेट कर रहा हूं 15 पे, तो Δθ कितना है, 15 - थीटा, राइट। और t है मेरे पास ΔT/t कितना है मेरे पास, ध्यान देना, दैट इज -5/10⁵। अच्छा बाय द वे माइनस मैंने क्यों लिया, लेने का बहुत सिंपल कारण है, ध्यान देना स्लो चल रहा है तो ΔT मेरा नेगेटिव होगा, t' इज लेसर देन t, ठीक है। समझ में आया, स्लो बोला फास्ट चल रहा है। तो अब क्या होगा मेरे पास, सॉरी यार, ऑब्वियसली उल्टा बोला हूं, सॉरी या। एंड दूसरा क्या है मेरे पास, Δθ दूसरे वाले पार्ट पे मेरे पास है 30 - थीटा, तो ΔT/t मेरे पास यहां पर आएगा +10/10⁵, क्योंकि अब मुझे टाइम पीरियड ज्यादा की जरूरत है, राइट।
तो ये दो रिलेशन मेरे पास आ रखा है। तो मैं अब इस चीज को अगर यहां पर इस्तेमाल करूं तो ध्यान देना मेरे पास क्या आ रहा है, -5/10⁵ is equals to α/2 into 15 minus theta, पहले वाले इंफॉर्मेशन पुट करते हुए, और दूसरे वाले इंफॉर्मेशन में +10/10⁵ α/2 and it will be कितना आएगा इसमें, α/2 into 30 minus theta, ये मेरे पास आने वाला है। अब अगर मैं इन दोनों रिलेशन को पहले डायरेक्टली डिवाइड मार दूं तो डायरेक्टली डिवाइड मारते हुए मेरे पास क्या आ जाएगा, -5/10 that is equals to 15 minus theta by 30 minus theta. So simply अगर मैं ध्यान दूं, this is equals to -half, तो 30 minus 2 theta -30 plus theta, so 3 theta equals to 60, यानी थीटा जो आएगा वो आएगा मेरे पास 20 डिग्री सेल्सियस। तो जिस टेम्परेचर में करेक्ट रीडिंग वो दे रहा था वो टेम्परेचर था मेरे पास 20 डिग्री सेल्सियस। और अब ये थीटा का वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, चलो मान लो मैं इस वाले पे पुट करता हूं तो मेरे पास ये आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज 10⁻⁻⁴, दैट इज α/2 into 10, सो अल्फा मेरे पास सिंपली आ जाएगा 2 into 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो इस तरीके से हम लोग पेंडुलम रिलेटेड सवाल को सॉल्व करते हैं। तो बस ध्यान देना इस क्वेश्चन में जो मेन ट्रिक होती है, हम सीधा लॉग लेंगे और लॉग लेते हुए डिफरेंशिएट करेंगे तो आसानी से हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। करेक्ट? ओके दोस्तों, तो अब नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, ध्यान दो, काफी अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाली। मेरे पास दो दीवार है, ठीक है, ये इस साइड में दीवार है, इस साइड में दीवार है, जो फ्लोर है, टेक दैट फ्लोर टू बी स्मूथ। अब मेरे पास दो ब्लॉक्स है, ये वाला ब्लॉक का जो लेंथ है दैट लेंथ इज L, और दूसरे ब्लॉक का जो लेंथ है दैट लेंथ इज L/2। पहले वाले ब्लॉक का लेंथ है L, दूसरे वाले ब्लॉक का लेंथ है L/2। मैं यहां पर 3 स्प्रिंग से इसे कनेक्ट किया हूं, राइट? अब क्या है यहां पर, इस वाले स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट ले लो K, इस वाले का ले लो चलो 2K, और इस वाले का ले लो 3K। दोनों ब्लॉक का जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन है वो है अल्फा। दोनों ब्लॉक का जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन है वो है मेरा अल्फा, राइट? समझ में आ गया? नाउ इनिशियली springs were at natural length. Initially, springs were at natural length. तो स्प्रिंग अगर मेरा नेचुरल लेंथ पे है, अभी कहीं पर कुछ नहीं है, कुछ फोर्स नहीं लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है। अब हम लोगों ने क्या किए, टेम्परेचर ऑफ both the blocks, temperature of both the blocks are increased by delta T, ठीक है?
मैंने दोनों ब्लॉक का टेम्परेचर को डेल्टा टी से बढ़ा दिया, तो ऑब्वियसली दोनों ब्लॉक जो है वो मेरा एक्सपांड करने वाला है। तो ये दोनों ब्लॉक जब एक्सपांड करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो स्प्रिंग को धक्का मारेगा, स्प्रिंग को धक्का मारते हुए कंप्रेस करेगा, राइट। नेग्लेक्ट एनी थर्मल स्ट्रेस, यानी स्प्रिंग्स जो है उसका थर्मल एक्सपांशन में किसी भी प्रकार का कोई रुकावट नहीं डालती है, राइट। तो अब सवाल यह है, कैलकुलेट द फोर्स दैट स्प्रिंग्स exert on the wall। इस लेंथ का कोई एक्सपांशन नहीं होता है, दैट्स द assumption, a very reasonable one। तो क्वेश्चन क्या है मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, वरना एक बार यहां पे पॉज करो और क्वेश्चन को वापस पढ़ डालो एंड फिर मैं अब सॉल्व करना चालू करता हूं, देखते हैं क्या होता है। दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन सेम है, वो है अल्फा। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैं हीट दूंगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, ये वाला ब्लॉक एक्सपांड करेगा और ये वाला ब्लॉक भी एक्सपांड करेगा। तो एक्सपांशन इन ब्लॉक 1 कितना होगा? एल अल्फा डेल्टा टी। इस वाले का एक्सपांशन कितना लिखूंगा? एल अल्फा डेल्टा टी। एक्सपांशन इन ब्लॉक 2 कितना आएगा? L by 2 अल्फा डेल्टा टी। नाउ क्योंकि अब दोनों दीवार के बीच का डिस्टेंस नहीं बदल सकता है, ऑब्वियस सी बात है, जो दोनों ब्लॉक मिलके बढ़ेगा, हमारा ब्लॉक दोनों मिलके जितना बढ़ेगा वही हमारा तीनों स्प्रिंग का टोटल मिला के कॉम्प्रेशन होगा, क्योंकि उतना लेंथ जो वो बड़ा है उतना जगह प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इन तीनों स्प्रिंग्स में अब कंप्रेशन होने वाली है, तो इस स्प्रिंग का कंप्रेशन को x1 मान लेता हूं, इस स्प्रिंग का कंप्रेशन को x2 मान लेता हूं और इस स्प्रिंग का कंप्रेशन को मैं x3 मान लेता हूं। ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है। एग्रीड? ओके, तो चलो देखते हैं क्या फंडा है मेरे पास। अब मेरे पास अब फंडा ये है, जो x1 प्लस x2 प्लस x3 that must be equals to L alpha delta T plus L by 2 alpha delta T। स्प्रिंग का टोटल कंप्रेशन मस्ट बी द इलोंगेशन ऑफ द ब्लॉक, वरना एक्स्ट्रा लेंथ पैदा कहां से होगा? एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 3L by 2 alpha delta T। ओके, अच्छा, अब ध्यान दो, अल्टीमेटली दोनों ब्लॉक इक्विलिब्रियम में तो होगा। तो मैं अगर इस वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, इस वाले ब्लॉक का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, तो इधर से लग रहा है kx1 और इधर से लगेगा 2kx2। तो kx1 must be equals to 2kx2, k gone, तो x1 must be equals to 2x2। पहला रिलेशन ये। अब अगर मैं दूसरे वाला बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, तो दूसरे वाले बॉडी में क्या होगा? यहां पर आ जाएगा 2kx2 और यहां पर आ जाएगा 3kx3। तो 2kx2 must be equals to 3kx3, k cancels, तो 2x2 equals to 3x3, right? Agreed? And obviously बात है, this one is also equals to x1। तो अब इस वाले रिलेशन पे आ जाओ, मैं x1 का वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, चलो x1 निकाल लेते हैं। x1 प्लस x2 क्या लिख सकता हूं?
x1/2 और प्लस x3 क्या लिख सकता हूं, x1/3. Now that is equals to 3l/2 अल्फा डेल्टा t. तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा 6, यहां पे 6 + 3 + 2 into x1, that is 3l/2 अल्फा डेल्टा t. ये कितना हो जाएगा 11. तो 11x1/6 3l/2 अल्फा डेल्टा t. तो मेरे पास x1 का वैल्यू यहां से सिंपली आ जाएगा, ये काटो तो x1 मेरे पास आ जाएगा 9l/11 अल्फा डेल्टा t. ये मेरे पास आ जाएगा x1 का वैल्यू. राइट, ऑब्वियस सी बात है, दोनों में से कोई भी एक स्प्रिंग का निकाल लूं फर्क नहीं पड़ता है, फोर्स तो इक्वल होगा ही होगा, वरना पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में कैसे है, न्यूटन्स थर्ड लॉ. तो x1 में निकाल चुका हूं, तो बेस्ट तरीका यह है जो मैं kx1 निकाल लूं, तो जो हमारा दीवार पे फोर्स लग रहा है दैट F इज नथिंग बट kx1, दैट इज 9k/11 अल्फा डेल्टा t. यह है वो फोर्स जिससे हमारा ब्लॉक दीवार को प्रेस कर रहा है. एंड काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान देने का ट्राई करो. मैंने क्या क्या किया, दो चीजें मेन थी, इन दोनों का एक्सपांशन किया और जो इन दोनों का टोटल लेंथ का एक्सपांशन है वही हमारा स्प्रिंग का नेट कॉम्प्रेशन होगा. और दूसरा, इनके कॉम्प्रेशन के बीच का रिलेशन इन दोनों बॉडीज के इक्विलिब्रियम के थ्रू निकाल लिया. रेस्ट इज मैनिपुलेशन एंड आई होप इट कैन प्रीटी इजीली बी डन. ओके, तो ये वाले क्वेश्चन के बाद अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान दो. जो मेरे पास एक लेंथ L का रॉड है, मेरे पास एक लेंथ L का रॉड है, तो मेरे पास अगर L लेंथ का रॉड है और उसको मैं दो दीवार के बीच में फंसा दिया, राइट. कोई एक टेम्परेचर T में, वो बिल्कुल स्ट्रेट है, जस्ट फिट है. इस रॉड का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन जो है वो है अल्फा. अब मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया बाय एन अमाउंट ऑफ डेल्टा टी. अब मैंने इसका टेम्परेचर को बढ़ाया बाय एन अमाउंट ऑफ डेल्टा टी, जहां पर अल्फा सफिशिएंटली स्मॉल है, कोई दिक्कत नहीं है. रॉड जो है वो रॉड मैंने देखा इस तरीके से बेंड लिया. ठीक है, नेग्लेक्ट एनी थर्मल स्ट्रेस, नेग्लेक्ट थर्मल स्ट्रेस, और उस थर्मल स्ट्रेस को नेग्लेक्ट करते हुए दोस्तों ये निकाल के दिया जाए जो हमारा यहां पर जो नीचे गया है बाय एन अमाउंट ऑफ x, ये x का वैल्यू कितना होगा, फाइंड द डिप्रेशन, assume linear bending. You may assume the bending has been done linearly, यानी मैं ऐसे यहां पे कर्व दिखाया हूं, लेकिन इसको linear bending assume कर सकते हो. ओके दोस्तों, तो कैसे सॉल्व करना है, तो इस चीज को अगर मैं थोड़ा ढंग से ड्रॉ करूं, ड्राइंग से बेसिकली मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. मैं आधे पार्ट ऑफ रॉड को ही ड्रॉ कर रहा हूं. यह है मेरा L/2. ये मिड पॉइंट जो है वो मेरा x डिस्टेंस से नीचे आया है. ये मिड पॉइंट जो है वो x डिस्टेंस से नीचे आया है.
और जो मेरा नया लेंथ है वो मेरे पास इतना है, जो मेरे पास नया लेंथ है वो मेरे पास इतना है। क्योंकि कोई थर्मल स्ट्रेस नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो नया लेंथ होगा उसको मैं सिंपली लिख सकता हूं L/2 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, राइट? ये मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं। तो ये अगर मैं लिख सकता हूं तो इस वाले ट्रायंगल पे अगर मैं पाइथागोरस अप्लाई कर दूं सो मेरे पास ये आ जाएगा जो L/2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर L/2 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाएगा। अंडरस्टूड? तो ये अगर समझ में आया है तो मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर विल बी L/2 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी इसका होल स्क्वायर माइनस L/2 का होल स्क्वायर। सो दिस इज L स्क्वायर बाय 4 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाय 4। नाउ अल्फा डेल्टा टी इज सफिशिएंटली स्मॉल तो मैं यहां पर बाइनोमियल अप्लाई कर सकता हूं और बाइनोमियल अप्लाई करते हुए मैं ये लिखूंगा एक्स स्क्वायर विल बी L स्क्वायर बाय 4 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी माइनस L स्क्वायर बाय 4। सो L स्क्वायर बाय 4 L स्क्वायर बाय 4 कट, तो मेरे पास एक्स स्क्वायर का क्या वैल्यू आ जाएगा, L स्क्वायर बाय 4 इंटू 2 अल्फा डेल्टा टी दैट इज L स्क्वायर अल्फा डेल्टा टी बाय 2। तो मेरे पास x का जो वैल्यू आ जाएगा जहां से वो डिप्रेस हुआ, x will simply come out to be equals to L into root over alpha delta t by 2. That is the depression in the midpoint of the rod, assuming no thermal stress. बहुत ही वाहियात assumption है, दीवार डेफिनेटली फोर्स लगाएगा, बट मैं assume करने बोला हूं जो यहां पर कोई थर्मल स्ट्रेस नहीं है, तो इन दैट केस मिड पॉइंट जो है वो इतना हाइट से हमारा डिस्प्लेस होने वाला है, डिप्रेस होने वाला है। होप दिस टू क्वेश्चंस आर अंडरस्टूड। तो अब हम लोगों ने लीनियर एक्सपांशन के रिगार्डिंग बहुत सारे सवाल कर लिए हैं। अब हम लोग धीरे धीरे नए कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे, बट इतना हमारे पास एसेंशियल क्वेश्चंस थे जो हमें डेफिनेटली समझ में आना चाहिए, और ये जो प्रोफाइल्स है वो हम किस तरीके से सॉल्व किए वो याद भी होना चाहिए। ओके ओके दोस्तों, तो चलिए एक बार रोटेशन के साथ मिलाते हैं इसको। क्या है, क्या बोला है क्या मेरे पास एक रॉड है या फिर कोई भी एक जनरल बॉडी, चलिए जनरल बॉडी लेते हैं। ठीक है, समझ में आया? ये जनरल बॉडी में जो भी है मुझे मालूम नहीं है, चाहे डिस्क है चाहे कुछ भी है, ये वाला बॉडी कोई एक एक्सिस के अबाउट ओमेगा नॉट से रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, सडनली टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज इंक्रीज्ड by डेल्टा टी। इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन जो है, दैट कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन इज इक्वल्स टू अल्फा। तो सवाल यहां पर यह है जो कैलकुलेट डेल्टा ओमेगा आफ्टर द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब मैं टेम्परेचर को इंक्रीज किया हूं तो उसके दौरान मेरा जो बॉडी का ओमेगा है उस पर किस प्रकार से बदलाव आया है
मुझे ये नहीं बोला है ये एक रॉड है या फिर ये हमारे पास से क्या है, डिस्क है या स्फीयर है, मुझे इसके रिगार्डिंग कोई आइडिया नहीं है। लेकिन बस इतना बोला हुआ है ये एक लैमिनर बॉडी है और वो ओमेगा नॉट से कोई एक एक्सिस के अबाउट गोल गोल घूम रहा है, और तब मेरे टेम्परेचर को अचानक से इंक्रीज करता हूं बाय एन अमाउंट ऑफ डेल्टा टी। ओके, सो नाउ लेट्स सी कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक बात समझो, जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई में लिख सकता हूं या नहीं? बॉडी का मास अगर m है तो I इज इक्वल्स टू के एम इंटू आर स्क्वायर, ये तो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं। K इज एनी कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास रिंग होता तो K 1 है, अगर डिस्क है तो K मेरे पास हाफ है, रॉड है R इन दैट केस लेंथ है, और K जो है वो 1/12 है या 1/3 है, जो भी है, बट K एक फिक्स्ड वैल्यू है जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, ना मुझे आइडिया रखने की जरूरत है। तो ये अगर ओमेगा नॉट से घूम रहा है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एक्सिस के अबाउट मेजर्ड है, तो एंगुलर मोमेंटम L will be equals to I omega, that is km r square into omega, right? देखो, मैं बॉडी का टेम्परेचर अचानक से डेल्टा टी से बढ़ाया हूं, मैं कोई फोर्स वगैरह तो नहीं लगाया, तो एक बात ऑब्वियस है या नहीं, जो ड्यू टू नो एक्सटर्नल टॉर्क, ड्यू टू नो एक्सटर्नल टॉर्क, L विल बी कंजर्व्ड। हमारा जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो डेफिनेटली हमारा कंजर्व होने वाला है। सो L विल बी इक्वल्स टू km इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो जो तरीका मैंने सिखाया था, के वगैरह मेरे लाइफ का तकलीफ है, तो सिंपली एक काम करो, इसको लॉग लो और डिफरेंशिएट कर दो, तो ln km प्लस 2 ln r प्लस ln w। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, L मेरा कंजर्व्ड है, ये मेरा कांस्टेंट है, तो सिंपल सी बात है, दिस इज इक्वल्स टू 0। ये वाला टर्म भी मेरे पास कितना आ जाएगा, 0 प्लस 2 इंटू डी आर बाई आर प्लस डी ओमेगा बाई ओमेगा। तो अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या आएगा, 2 टाइम्स डी आर बाई आर इज प्लस डी ओमेगा बाई ओमेगा, दैट इज इक्वल्स टू 0। नाउ डी आर आई नो कितना होता है, dr equals to r alpha d theta. d theta is a change in temperature, very elemental change. तो मेरे पास सिंपली कितना आ जाएगा, 2 alpha d theta equals to minus d omega by omega. Now for very small, हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट को सिंपली एवरेज रेट मान सकते हैं, तो मेरे पास ये आ जाएगा डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट माइनस 2 अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। तो मेरे पास डेल्टा ओमेगा आ जाएगा माइनस 2 अल्फा ओमेगा नॉट डेल्टा थीटा। और एक बहुत खास बात इस पे ध्यान देना, यहां पर मैटर करता ही नहीं है जो हमारा बॉडी क्या है, यानी वो रिंग है, डिस्क है, रॉड है, इट डजंट मैटर। तो ये जो चेंज इन ओमेगा है, दैट विल बी सिंपली इंडिपेंडेंट ऑफ बॉडी टेकन। तो जो हमारा बॉडी टेकन है उससे वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, और माइनस साइन ये सिग्निफाई करता है क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया है,
तो डेफिनेटली उसका जो ओमेगा है वो हमारा कम हो जाएगा, वही हमारा माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। वो क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट अल्फा। व्हाट इज मीन बाय कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट अल्फा? अच्छा, इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? फॉर सेम कॉज I must always get the same effect. For same cause, I must always get the same effect. So, ध्यान देना, अब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास एक L1 लेंथ का रॉड है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन है अल्फा 1, और उसके साथ ही में एक दूसरा रॉड जोड़ दिया जिसका लेंथ है L2 और कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन जो है वो है मेरे पास अल्फा 2, राइट? सो कैलकुलेट इक्विवेलेंट अल्फा ऑफ दिस कॉम्पोजिट रॉड। ये जो हमारा कॉम्पोजिट रॉड है, इस कॉम्पोजिट रॉड का इक्विवेलेंट अल्फा कितना होने वाला है वो हमें कुछ ना कुछ करके निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट अल्फा, उस चीज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। इक्विवेलेंट का केवल एक ही डेफिनेशन है, वापस दोहरा रहा हूं, और वो है फॉर सेम कॉज आई मस्ट गेट द सेम इफेक्ट। यानी सिंपल सी बात है, हम अगर कॉज को ना बदले तो हमारा इफेक्ट में भी कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। तो वो निकालने के लिए मैं सिंपली एक काम करता हूं, लेट टेम्परेचर ऑफ द रॉड इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा टी। जो रॉड का टेम्परेचर है वो मैं डेल्टा टी से इंक्रीज कर रहा हूं। तो रॉड का टेम्परेचर को अगर मैं डेल्टा टी से इंक्रीज करूंगा तो इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रॉड 1 कितना आएगा? इसका लेंथ है L1, तो कितना आ जाएगा? सिंपली L1 अल्फा 1 डेल्टा टी। तो रॉड 1 के लेंथ में जो इंक्रीज है वो कितना आ जाएगा? L1 अल्फा 1 डेल्टा टी। एंड सिमिलरली इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रॉड 2 जिसका लेंथ है L2 और कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन है अल्फा 2, तो ये सिंपली आ जाएगा L2 अल्फा 2 डेल्टा टी, राइट? सो जो टोटल लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा? टोटल इंक्रीज जो होगा डेल्टा L, दैट विल बी सिंपली डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, राइट? पहले वाले रॉड का इंक्रीज इन लेंथ प्लस दूसरे वाले रॉड का इंक्रीज इन लेंथ, तो टोटल इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा L विल बी नथिंग बट डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। सो डेल्टा L में सिंपली लिख सकता हूं L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी, राइट? समझ में आया? सो अब इसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करूंगा? ध्यान देना, ये L1 का रॉड था, ये L2 का रॉड था, तो टोटल लेंथ था L1 प्लस L2। तो मैंने एक L1 प्लस L2 लेंथ का रॉड ले लिया, मैंने एक L1 प्लस L2 लेंथ का रॉड ले लिया
और इसका जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन है वो है मेरा अल्फा इक्विवेलेंट। सो सिंपली मैं एक चीज लिख सकता हूं, यहां पर जो मेरा डेल्टा एल होगा, सेम कॉस क्या था लेंथ चेंज का, डेल्टा टी, तो सेम कॉस दो, यानी इसका लेंथ को भी हम डेल्टा टी से ही बढ़ाने वाले हैं। तो जो डेल्टा एल आएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू L1 प्लस L2 अल्फा इक्विवेलेंट इनटू डेल्टा टी, राइट। तो डेल्टा एल का एक वैल्यू मेरे पास मालूम है, दिस इज द इफेक्ट डेल्टा एल, द कॉज इज डेल्टा टी। तो मैंने इस सिस्टम को भी उतना ही कॉज दिया था डेल्टा एल, तो उतना डेल्टा टी, तो उतना ही इफेक्ट आया है डेल्टा एल। तो कॉज और इफेक्ट सेम है, तो डेल्टा एल और डेल्टा टी सेम है, तो इसके मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, सिंपल सी बात है, L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी will be equals to L1 plus L2 alpha equivalent into delta t. So now delta t cancels. So alpha equivalent will be simply equals to L1 alpha 1 plus L2 alpha 2 by L1 plus L2. ये मेरे पास alpha equivalent का वैल्यू आ जाएगा इस तरीके से। तो समझ में आया इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट, फॉर सेम कॉज आई मस्ट गेट द सेम इफेक्ट। मैं इसके ऊपर और एग्जांपल्स करा रहा हूं, लेकिन इक्विवेलेंट का डेफिनेशन को मत भूलना, ना केवल इस चैप्टर में, हर चैप्टर के लिए ये डेफिनेशन हमारा वैलिड रहने वाला है। ओके